हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक पांडे और ये है जावा ट्री पॉइंट। ये जावा ट्री पॉइंट जो है एक चैनल है यूट्यूब पे जो अवेलेबल है। यहाँ पे आप बहुत सारे जावा के बारे में बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। मैंने स्टार्टअप किया है जावा के सबसे पहले सॉलिड एंड जेएसपी के बारे में, क्योंकि मैंने देखा जावा के बारे में, कोर जावा के बारे में बहुत सारी चीजें थी ऑनलाइन लर्निंग के लिए, बट सॉलिड एंड जेएसपी के बारे में प्रॉपर प्रॉपर मुझे कुछ मिला नहीं जो सही से सिखा सके। इसलिए मैंने सबसे पहले सॉलिड एंड जेएसपी का स्टार्ट किया है। तो सॉलिड मेरा खत्म हो चुका है, जेएसपी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले मैंने ये सेम वीडियो के मतलब सेम टॉपिक के ऊपर मैंने दो वीडियो बनाए जो कि दो के दोनों ऑडिबल नहीं थे, वॉइस क्लियर नहीं था, इसलिए मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। आई होप इस वीडियो में सब कुछ प्रॉपर होगा। और मैं भी जो वॉइस क्लियर नहीं था ये सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि मैं जिस इन्वायरमेंट में रहता हूँ वहाँ पे साउंड बहुत रहते हैं, तो बहुत संभाल के बहुत 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 मतलब बहुत आराम से मुझे बनाना पड़ता है जिससे कोई वॉइस ना आए। ये सब मुझे आप लोगों के लिए ही करना पड़ता है। और मैं इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों के लिए इतना इतना सारी चीजें कर रहा हूँ, तो प्लीज ये सारी वीडियोज जो आपको अगर अच्छे लगे, यूजफुल लगे, तो आप प्लीज इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स से, अपने फ्रेंड्स से अपने दोस्तों से शेयर करो, और जिससे कि ये इसका पॉपुलैरिटी थोड़ा सा बढ़ सके, जिससे मैं इस पे वीडियोज बनाते रहूं कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं इस बारे में बात करता हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेएसपी क्या है, जेएसपी हम क्यों यूज करते हैं, और जेएसपी का हमारा एक्चुअल एजुकेशन लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेएसपी क्या है। जेएसपी क्या है? जेएसपी का फुल फॉर्म जिसे हम ज्यादा लोगों को सबको पता होगा, जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस ऐसे पेजेस जो सर्वर पे रन होते हैं, और वो किस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं? जावा को। ठीक है, जावा सर्वर पेजेस, अ पेज दैट रन्स ऑन सर्वर एंड दैट यूज जावा टेक्नोलॉजी। इन द सेंस जेएसपी जो होता है हमारा, वो जावा टेक्नोलॉजी को यूज करके वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए काम आता है। यानी वेब एप्लीकेशन अगर हमें क्रिएट करना है तो हम जेएसपी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन लाइक हमारा वेबसाइट्स, कोई भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम जेएसपी की यूज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज ये कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सॉलिड। सॉलिड में हमने जो देखा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि जो एचटीएमएल हम लिखते थे सॉलिड के अंदर, तो वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता था। यानी हमें आउट के अंदर एचटीएमएल आउट ऑब्जेक्ट जो होता था हमारा, आउट कौन सी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं? प्रिंट राइटर की बात कर रहा हूं। प्रिंट राइटर हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है आउट में जनरली बनाना पड़ता है हमें प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। जब हम आउट बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ एचटीएमएल का कोडिंग करते हैं, जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है और एक बहुत बड़ा कोड जनरेट होता है। वो सबसे सबसे गंदा और सबसे लेंथी प्रोसेस था। इसलिए जो जावा डेवलपर्स थे उन्होंने जेएसपी का नया नया वर्जन बोल सकते हैं, या फिर एडवांस चीज, सॉरी, सॉलिड का कुछ कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढा जो कि एचटीएमएल इजी से हो सके और जावा कोडिंग भी एक ही जगह पे आराम से हम कर सके। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं जेएसपी के। सबसे पहला फायदा ये कि हमारा कोड जो होता है सॉलिड में ज्यादा करना पड़ता है, इसमें कम करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हम कोड को बचाते हैं, हमारा टाइम बचाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज, इसमें बहुत सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसका यूज करके हम डायरेक्ट बहुत सारी कोडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी कोडिंग यानी हमें लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग का, आउट का, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें हम डायरेक्ट बना सकते हैं। जबकि हमें अगर सॉलिड में करना है तो हमें सबका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था मैन्युअली, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें बना बनाया मिल जाता है, हमें सिर्फ यूज करना रहता है। ठीक है, तो सेकंड बेनिफिट ये है। थर्ड बेनिफिट क्या है इसका? इसके अलावा जो एचटीएमएल है हमारा, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो यूजफुल चीजें हैं वो ये है कि इसमें जेएसटीएल टैग हम यूज कर सकते हैं। जेएसटीएल यानी जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, ऐसे लाइब्रेरीज जो हमारा टैग के फॉर्मेट में आते हैं, जावा के फॉर्मेट में नहीं आएंगे। यानी हमारा जावा का कोडिंग नहीं रहेगा, वो सब एचटीएमएल कोडिंग के जैसा यूज होता है। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो तो हम आगे देखेंगे क्या है वन बाय वन। फिलहाल इतना समझ लो कि इसके जेएसटीएल होता है एंड व्हाट एल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्चुअल में जेएसपी में बहुत काम आती हैं। तो सेकंड चीज, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो जेएसपी पेजेस होते हैं वो भी इंटरनली एक सॉलिड पेजेस ही क्रिएट करते हैं। एक सॉलिड का ऑब्जेक्ट होता है जो हमें नहीं पता चलता है, बट इंटरनली वही प्रोसेस होता है। ये कन्वर्ट होता है सॉलिड में। सॉलिड एक हमारा जावा फाइल है, तो जावा फाइल कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद रन होता है। वो सारी चीजें सेम ही है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था किसकी? हाँ, जेएसपी एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यानी हमारा जेएसपी का पेजेस एग्जीक्यूट कैसे होता है, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं हमारा रिक्वेस्ट रिस्पांस सर्वर से वो सारी चीजें कैसे होती है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जेएसपी आर्किटेक्चर, जेएसपी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ऐसा मैंने टॉपिक दिया है हेडिंग।
तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है। क्लाइंट वो होता है जो हमारे किसी पेजेस के लिए रिक्वेस्ट करता है। लाइक मैं गूगल से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पेजेस के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक मूवीज के लिए, मूवी के लिए, सॉन्ग्स के लिए, या फिर कोई लर्निंग के लिए, ट्यूटोरियल्स पॉइंट के लिए, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर जो है रिस्पॉन्स करता है। सर्वर जहां पे हमारा सर्वर कहीं पे भी हो सकता है, जहां क्लाइंट है वहां से बहुत दूरी पे हो सकता है, मे बी अदर कंट्री में हो सकता है, अदर राज्य, किसी भी स्टेट में भी हो सकता है। ऐसा हम बोल नहीं सकते कि नजदीक में होता है। सर्वर एक दूसरे स्थान पे होता है, क्लाइंट कहीं भी हो सकता है, सर्वर कहीं भी हो सकता है। तो सर्वर और जो क्लाइंट है उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है हमारा नेटवर्क के थ्रू होता है। मे बी इंटरनेट, मे बी मोबाइल डेटा, कोई भी डेटा हो सकता है, उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो यूजर जो होता है, जो क्लाइंट होता है, वो रिक्वेस्ट करता है किसी पेजेस के लिए, और सर्वर जो होता है उसके लिए उसके रिलेटेड रिस्पॉन्स करता है। यही दोनों ओवरव्यू देखे तो सिर्फ यही इतना प्रोसेस है, बट इंटरनली इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है। अभी मैं जेएसपी की बात कर रहा हूँ, जेएसपी जावा टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो सर्वर पे जो हमारा सर्वर होता है, वहां पे जो हमारे वेबसाइट के ओनर होते हैं वो अपने वेबसाइट्स को एक सर्वर पे डालते हैं। किसी भी सर्वर पे डाल सकते हैं, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि किसी पर्टिकुलर सर्वर पे, बट वो किसी भी सर्वर पे डालते हैं जहां पे उनको कंफर्टेबल लगता है, जहां पे उनको लगता है कि ये सर्वर अच्छा है, जो रिलायबल है, सस्ता है, सारी चीजें देख के वो एक सर्वर पे डालते हैं। उसको फिर वो लॉन्च करते हैं, फिर वो हमारा कोई भी क्लाइंट उसको एक्सेस करता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, लेफ्ट साइड में देख सकते हो एक क्लाइंट का मैंने इमेज बना है और राइट साइड में सर्वर का। जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है। जब वो रिक्वेस्ट करता है किसी भी पेजेस के लिए, तो जब वो रिक्वेस्ट करता है तो उसके साथ साथ और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला कि जब वो रिक्वेस्ट करता है, यूआरएल में टाइप करता है किसी पेज के लिए, http://java3point.com ऐसा कुछ डाला उसने, java3point.home.jsp के लिए उसने रिक्वेस्ट किया। ठीक है, अभी इस रिक्वेस्ट के साथ साथ जो इसने java3 point डाला है, उसके साथ साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन अटैच होके जाता है। कहां पे, सर्वर पे। लाइक हेडर होता है जो हमारा अटैच होता है, वो हमारा हेडर पार्ट होता है। एक तो हमारा यूआरएल जिसे हम बोले, थर्ड हमारा रिक्वेस्ट का जो यूआरएल के थ्रू यूआरएल के थ्रू कोई जो भी रिक्वेस्ट जाता है, मे बी यूजर नेम, पासवर्ड, वो सारी चीजें भी हम रिक्वेस्ट करते हैं लॉगिन करने के। जब लॉगिन पेज पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही जाता है। सबसे पहले एचटीटीपी प्रोटोकॉल हम समझ लेते हैं। एचटीटीपी प्रोटोकॉल वो होता है जो एक वे है जिसके थ्रू सर्वर एंड हमारा क्लाइंट कम्युनिकेट करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा एचटीटीपी के थ्रू जाता है। एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल पता है, रूल होता है, सर्टेन रूल्स होता है। ये हमारा एचटीटीपी भी एक रूल है जिसके थ्रू हमारा रिक्वेस्ट यहां से सर्वर पे जाता है, क्लाइंट मशीन से सर्वर मशीन पे जाता है। तो जो क्लाइंट मशीन रिक्वेस्ट करता है किसी भी पेज के लिए, तो वो दो फॉर्मेट होता है, दो पार्ट होता है उसका, एक हेडर पार्ट, एक बॉडी पार्ट। जो बॉडी पार्ट होता है उसमें हमारा एक्चुअल रिक्वेस्ट रहता है। हेडर पार्ट में वो सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं, लाइक उसका एड्रेस, क्लाइंट का एड्रेस, आईपी एड्रेस वगैरह, पोर्ट नंबर, ये सारी चीजें रहती हैं। और सर्वर का एड्रेस यानी सर्वर का आईपी एड्रेस एंड सर्वर का पोर्ट नंबर, सेम चीज, क्लाइंट का आईपी एड्रेस, क्लाइंट का पोर्ट नंबर, ये सारी चीजें हमारे हेडर्स के अंदर रहते हैं। बॉडी में हमारा एक्चुअल रिक्वेस्ट रहता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। जब ये यूजर रिक्वेस्ट करता है, ये सर्वर पे जाता है। सर्वर जब जाता है तो सर्वर जो कंटेनर होता है, सर्वर कंटेनर क्या होता है, सबसे पहली चीज, कंटेनर वो होता है जहां पे हमारा सर्वर, हमारा वेबसाइट डिप्लॉय होता है। डिप्लॉय यानी जहां पे हम अपना वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो हमारा कंटेनर होता है। कंटेनर कोई भी हो सकता है, लाइक टॉमकैट कंटेनर हो सकता है, मे बी ग्लासफिश सर्वर कंटेनर हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग हम टॉमकैट को कंटेनर नहीं मानते, सॉरी सर्वर नहीं मानते हैं। सर्वर एंड कंटेनर में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? एक्चुअली अगर हम बात करें किसी लाइक ग्लासफिश सर्वर वगैरह, जो हम अपने मशीन पे इंस्टॉल करके हम चेक करते हैं कि हमारा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं क्लाइंट मशीन पे, ऐसे वहां पे भी सर्वर होता है। एक कंटेनर होता है, एक सर्वर होता है। सर्वर एंड कंटेनर में एक्चुअल ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कंटेनर जो हमारा सर्वर होता है, लाइक ग्लासफिश सर्वर, जेबोस सर्वर, वही एज अ कंटेनर भी काम करता है। ठीक है, तो जब हम अपना प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं कंटेनर में, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आया क्लाइंट का, वो सर्वर कंटेनर को जाता है, यानी सर्वर को जाता है। फिर वो सर्वर चेक करता है हमारे एप्लीकेशन के लिए, हमारा यूआरएल चेक करता है किस यूआरएल में जो हमने आईपी एड्रेस यानी java3point.com जो भी डाला, उस एप्लीकेशन में जाएगा। और एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है, उस एप्लीकेशन में चेक करेगा home.jsp कहां पे है। अगर उसको मिला home.jsp, तो उसके रिलेटेड वो home.jsp लोड होएगा क्लाइंट मशीन पे, यानी उसको रिस्पॉन्स करेगा। अदरवाइज
एक्चुअली डॉट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं होता है, मतलब रिस्पॉन्स जब वो करता है, जैसे उसको मिला होम डॉट जेएसपी, जैसे मिला, अगर मिला हमारे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है तो वो नेक्स्ट प्रोसेस करेगा, आगे का प्रोसेस मैं बताता हूं। अगर नहीं मिला तो उसको कुछ एरर मैसेज मिलेगा, मे बी उसके रिलेटेड गूगल है तो उसके रिलेटेड कोई और पेज भी शो कर सकता है होम डॉट जेएसपी, बट जनरली हमें एरर मिलता है क्योंकि हम यूआरएल पास कर रहे हैं, ठीक है, कि पेज नॉट फाउंड करके ऐसा कुछ एरर मिलने वाला है। अगर मिला तो क्या होगा, अगर मिला तो जेएसपी पेज जो होता है सबसे पहले लोड होगा। लोडिंग का जो काम होता है हमारा, लोडिंग कहाँ हो रहा है, लोडिंग यानी हमारा प्रोसेसर को मेमोरी एलोकेट करना, प्रोसेसर जो एलोकेट, प्रोसेसर एलोकेट मतलब हमारे जेएसपी पेज को रन करने के लिए एक स्पेस, एक प्रोसेस एलोकेट किया जाता है, जो सर्वर कंटेनर, जो हमारा सर्वर कंटेनर रहता है ना सर्वर, वो प्रोवाइड करता है हमारे जेएसपी पेज को लोड करने के लिए, ठीक है। होम डॉट जेएसपी जैसे ही लोड हो जाएगा देन वो पार्सिंग के लिए जाता है। पार्सिंग में क्या होता है, पार्सिंग में हमारा कोई भी कंपाइलेशन एरर हो सकता है, जेएसपी एरर हो सकता है, कुछ ऐसे एरर्स जो हमारा, जैसे कि हम कंपाइल टाइम चेक्ड एंड अनचेक्ड पढ़ाया होगा, अगर कोर जावा पढ़ा हो तो आपको पता होगा चेक्ड और अनचेक्ड क्या होता है। चेक्ड एक्सेप्शन या भी बोल सकते हैं सिंटैक्टिकल एरर, जो भी होता है वो हमारा पार्सिंग के टाइम पे चेक हो जाता है। पार्स डॉट होम जेएसपी हमारा, फिर पार्सिंग होने के बाद हमारा एक नया पेज मिलता है जिसे हम बोलते हैं पार्स्ड होम डॉट जेएसपी, पार्स्ड होम डॉट जेएसपी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। पार्सिंग होने के बाद नया पेज जनरेट हुआ। पार्सिंग होने के बाद वो हमारा कन्वर्ट होता है होम अंडरस्कोर जेएस, होम अंडरस्कोर जेएसपी डॉट जावा, मतलब ये सॉलिड फाइल में कन्वर्ट होता है, यानी जावा फाइल में कन्वर्ट होता है। इसके पहले जेएसपी में था, जेएसपी पार्स होने के बाद, अच्छा एक्चुअली पार्सिंग में वो चेक करता है जो जेएसपी के टैग्स पहले से बने हुए हैं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, जेएसपी का जैसे स्क्रिप्ट टैग है वो सारी चीजें वो चेक करता है, वहां पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक नहीं है तो फिर वो आगे जाता है प्रोसेस के लिए, जो आगे जाता है वो हमारा ट्रांसलेशन होता है सलोट में कन्वर्ट होने का। कन्वर्ट होने के बाद वो होम अंडरस्कोर जेएस, जो ऑटोमेटिक यहाँ पे होम के साथ अंडरस्कोर जेएसपी जो था वो ऐड हो जाता है, अंडरस्कोर जेएसपी ऐड हो जाता है, और वो जो एक्सटेंशन अभी तक जेएसपी था वो डॉट जावा में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब वो डॉट जावा में कन्वर्ट हो गया तो हमें पता है जावा का आगे का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। जावा का एग्जीक्यूशन सबसे पहले कंपाइलेशन, कोई भी डॉट जावा फाइल रहेगी तो उसका कंपाइलेशन होना कंपलसरी है, कंपाइल होना ही है उसको। जब वो कंपाइलिंग होगा तो वो होम अंडरस्कोर जेएसपी डॉट क्लास फाइल एक बन जाता है, होम अंडरस्कोर जेएसपी डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल अभी तक डॉट जावा था, अब क्लास में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। जब डॉट क्लास बन गया तो हमारा फिर वो रन करने का प्रोसेस हमें पता ही है, जेवीएम क्या करने वाला है उसके साथ, कैसे रन होता है जेवीएम का एग्जीक्यूशन, शायद आपको पता हो, ना पता हो तो मैं बता रहा हूं एक्चुअली। और यहाँ पे अभी तक जो हमने देखा कि जेएसपी हमारा जो नॉर्मल जेएसपी था, अगर सर्वर हमारे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है तो वो लोड होगा, लोड होने के बाद पार्सिंग होता है, पार्सिंग में वो चेक होता है सिंटैक्टिकल एरर, देन हमारा जावा में कन्वर्ट होता है डॉट जावा फाइल में, यानी सर्वलेट, क्योंकि सर्वलेट हमारा एक जावा फाइल होता है, जावा क्लास होता है। जावा क्लास में होने के बाद वो कंपाइल होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है डॉट क्लास फाइल में, डॉट जावा से डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। कोर जावा में हमने सीखा है इस बारे में। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा जेएसपी एग्जीक्यूशन फ्लो का, जो डॉट क्लास फाइल बना हमारा होम अंडरस्कोर जेएसपी डॉट क्लास फाइल बना, वो अभी हमें एग्जीक्यूट करना, मतलब डॉट क्लास फाइल अब हमारा लोड होगा, यानी सर्वलेट लोडिंग जिसे बोलते हैं, हमने लाइफ साइकिल देखा है सर्वलेट का। अभी जो आगे का होने वाला वो हमारा सर्वलेट के लाइफ साइकिल के रिलेटेड है, जैसा सर्वलेट का लाइफ साइकिल था समथिंग वैसा ही है। होम अंडरस्कोर जेएसपी डॉट क्लास फाइल लोडिंग होता है, क्लास फाइल बाइट कोड विल बी लोडेड इन द मेमोरी यानी हमारा रैम में लोड होगा, रन होने के लिए, कंपाइल होने के लिए, अब कंपाइल हो चुका है, रन होने के लिए अब लोड होता है मेमोरी में। नेक्स्ट स्टेप, लोडिंग के बाद जेएसपी सर्विस, यानी हमारा जो मेथड है लाइफ साइकिल हमारा जेएसपी का, वो फिर यहां से इनिशियलाइज होता है, जेएसपी सर्विस मेथड कॉल होता है। जेएसपी अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस के अंदर दो पैरामीटर होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। जो पैरामीटर होता है वो हमारा, हमने देखा है जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है हमारा बाय डिफॉल्ट जेएसपी में अवेलेबल रहता है, हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यही से बनता है जेएसपी अंडरस्कोर सर्विस से ही, ठीक है। फिर ये हमारा अभी जो जेएसपी अंडरस्कोर सर्विस वो सिर्फ रेडी है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ रेडी है, मतलब रन होने के लिए रेडी है, एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा अंडरस्कोर जेएसपी इनिट, यानी कि हमारा जेएसपी अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस को इनिशियलाइज करने का काम हमारा अंडरस्कोर जेएसपी इनिट करता है, ठीक है।
जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इनिशियलाइजेशन एंड टू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड फॉर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, यानी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और हमारा जेएसपी सर्विस इनिशियलाइज हो जाता है। कैसे इनिशियलाइज होता है? सर्वर इंस्टेंसिएशन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड, जो हमारा इंस्टेंसिएशन यानी हमारा जो एग्जीक्यूट होता है सर्विस मेथड एक थ्रेड के द्वारा होता है, जो कि जेएसपी इनिट के थ्रू वो थ्रेड असाइन होता है, यानी सर्विस को, जो सर्विस मेथड है हमारा, एक थ्रेड को दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। और किसके थ्रू दिया जाता है? जेएसपी इनिट के थ्रू। वो सब काम जेएसपी इनिट करता है, इस सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक थ्रेड असाइन करता है, ठीक है। जब असाइन होने के बाद जैसे थ्रेड असाइन होगा तो हमारा थ्रेड क्या होता है? एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। थ्रेड का प्रोसेस लाइफ साइकिल शायद आपको पता हो, ना पता हो तो कोड जावा में कहीं पे पढ़िए, अदरवाइज आपको नहीं पता मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं कोड जावा के लिए भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कोड जावा के लिए पहले से बहुत सारे वीडियोज पढ़े तो आपको मिल ही जाएंगे। जब हमारा एग्जीक्यूशन होता है थ्रेड का तो वो हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स 2 ऑब्जेक्ट बना देगा, जो कि मैंने यहाँ पे सर्कल में बनाया है, रिक्वेस्ट एंड और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट में वो सारी चीजें रहेंगी जो यूजर क्लाइंट यानी यूजर क्लाइंट रिक्वेस्ट करके सेंड करता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। रिस्पॉन्स में जो सर्वर अपनी तरफ से पेजेस सेंड करने वाला है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है, रिस्पॉन्स में। फिर हमारा अगर ये दोनों सब कुछ हमारा प्रोसेस हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, थ्रेड स्टॉप हो जाता है। एग्जीक्यूशन के बाद हमें पता है डेड स्टेट में जाता है। जब वो डेड स्टेट में जाता है तब हमारा एक्चुअल में ये जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। थ्रेड खत्म होने के बाद जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होएगा, तो सबसे पहला काम उसका क्या रहता है? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को डिस्ट्रॉय करना। देन जब हमारा सर्विस, जो हमारा सर्वर लोडिंग है वो ऑटोमेटिक अनलोड होएगा। फिर हमारा क्या होता है? नेक्स्ट इसके पहले वाले प्रोसेस में जाएगा हमारा जेएसपी का, जो हमने एग्जीक्यूशन देखा, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जेएसपी फाइल को अनलोड करेगा, ठीक है। आई होप समझा होगा, नहीं समझा होगा तो पूछो मुझे कमेंट करके, ठीक है। अभी ये तो हमारा डिस्ट्रॉय का था, यानी जेएसपी फाइल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को हमारे क्लाइंट को सौंप देता है, यानी सेंड करता है। किसके थ्रू? क्लाइंट को पहुंचने के पहले एक कंटेनर को देता है। रिस्पॉन्स विल बी सेंड टू सर्वर, यहां पे देख सकते हो, यानी सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होता है, तो हमारे कंटेनर को पास करता है, मेमोरी से कंटेनर को मिलता है। अभी यहाँ पे कंटेनर क्या करेगा? उस क्लाइंट को वापस एक रिटर्न देता है। एक्चुअल में इतना सारा प्रोसेस होता है हमारा जेएसपी के पीछे। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को सेंड कर देता है किसको? क्लाइंट को। क्लाइंट यानी हमारा यूजर को, विथ हेडर एंड बॉडी, यानी जिस पेज के लिए उसने रिक्वेस्ट किया था उसके साथ, विथ आईपी एड्रेस ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट का आईपी एड्रेस एंड हमारा सर्वर का आईपी एड्रेस के साथ, वो हेडर में रहेगा, बॉडी के अंदर हमारा पेज रहेगा, ठीक है। आई होप समझा होगा। और इस वीडियो में जो हमने सीखा वो यही था कि हमारा एग्जीक्यूशन कैसे होता है जेएसपी का, और शायद समझा हो। अगर नहीं समझा है तो पूछो, मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ। इस सब सारे आपके कमेंट्स में देखते रहता हूँ और आपको मैं रिस्पॉन्स करने के लिए हर समय रेडी रहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये मेरा थर्ड वीडियो है, थर्ड वीडियो बना रहा हूँ सेम वीडियो के लिए, क्योंकि इसके पहले 2 वीडियो जो थे वो हमारे ऑडिबल नहीं थे, मतलब उसमें वॉइस क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने ये फिर से बनाया। आई होप ये वाला वीडियो क्लियर होगा। वॉइस तो नहीं आ रही आजू बाजू से। फिर हम देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। मैंने लाइफ साइकिल देखी, हमारा लाइफ साइकिल नहीं था, मैं आपको बता दूं कि जेएसपी का लाइफ साइकिल नहीं था, ये हमारा था एग्जीक्यूशन प्रोसेस था जेएसपी का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जेएसपी का बेनिफिट क्या है, जेएसपी क्यों यूज करते हैं और इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो, लाइक किया हो, सॉरी पसंद आई हो, तो प्लीज शेयर कीजिए, जिससे और किसी को भी ये सारे बेनिफिट्स मिल सके, इस वीडियो का बेनिफिट्स, मतलब वीडियो को समझ सके, क्योंकि मैंने हिंदी में बनाया है सिर्फ उनके लिए जो हिंदी समझते हैं प्रॉपर, और इंग्लिश उनको कम समझ में आती है, तो उनके लिए ज्यादातर है। बाय द वे ये मदर टंग है तो इंडिया में तो सब लोग समझेंगे ही। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैंने लाइफ साइकिल का पहले से बना के रखा है, आप देख सकते हो। ओके, तो क्या, थैंक यू। इसके अलावा मैंने हाइबरनेट एंड हाइबरनेट वगैरह पे भी वीडियो बना रहा हूँ, तो हाइबरनेट का मैंने 2-3 वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो वो भी। हाइबरनेट पढ़ने से पहले तुम्हें सर्वर और जेएसपी तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाइबरनेट पढ़ने से पहले सारी चीजें पढ़ो, नहीं तो हाइबरनेट शायद ही समझ में आए। एक्चुअली समझ में आएगा, क्योंकि हाइबरनेट हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए होता है, वेबसाइट के लिए होता है, दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, दैट्स इट।